इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े सभी सदस्यों का मनोज पांडे सर द्वारा हार्दिक स्वागत किया जाता है। देखिए, आपका कल एविडेंस का फर्स्ट लेक्चर आपका पढ़ाया गया था और लोगों की डिमांड है कि जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया जाए 2-4 मिनट ही सही उसको एक बार पुनः रिपीट कर दिया जाए, दोहरा दिया जाए 2-4 मिनट में। देखिए, इसको ही 2-4 मिनट दोहराया जा रहा है। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि आपका मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है, स्मृति ताज़ा हो जाती हैं। तो जो भी वाक्य बोला जाए उस पर एक क्वेश्चन ज़रूर हम निकालते हैं। जैसे मेमोरी रिफ्रेश हो जाए, ताज़ा हो जाए, तो मेमोरी रिफ्रेश किया जाता है एविडेंस के किस सेक्शन में? तो 159। याद रखिए, किस सेक्शन में मेमोरी रिफ्रेश किया जाता है, स्मृति ताज़ा की जाती है? 159। देखिए क्या क्या एविडेंस में बताया गया, तब आगे बढ़ा जाए। एक बार 2-4 मिनट दोहरा दें। अब तक क्या बताया गया कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बना। 1872 में अंग्रेजों का शासन था, अर्थात इस कानून को अंग्रेज बना गए। अगला पॉइंट बनता है कि आखिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को वर्तमान में पढ़ने का या भारत में इन्फोर्स रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है? तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल 372, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एडाप्ट करता है, ग्रहण करता है, यानी कि संविधान पूर्व विधियों का अनुकूलन किया गया है, एडाप्शन किया गया है और बताया गया है कि जब तक कि संविधान पूर्व विधियाँ निरसित न कर दी जाएं तब तक वे भारत में इन्फोर्स रहेंगी, आपका प्रवर्तित रहेंगी। दूसरा, निरसन खंड बताया गया। निरसन किन कानूनों को निरसित हमारी संविधान सभा ने किया? तो अनुच्छेद 395 को बताया गया। फिर संविधान पूर्व बनी विधियों का नाम बताया गया और नाम याद रखिएगा, लॉ इन फोर्स या विद्यमान विधि। फिर आपका कुछ सामान्य बातें बताई गई और सामान्य बातों में दोहरा दिया जाए कि इसका अधिनियम का एक्ट नंबर, अधिनियम संख्या कौन है? 1। इस अधिनियम में कुल कितने भाग हैं? 3। कुल कितने अध्याय हैं? 11। कुल कितने सेक्शन हैं? तो 167, यानी कि 167। यह आपका यह कानून कब से इन्फोर्स हुआ, प्रारंभ हुआ, ये भी बताया गया था 1 सितंबर 1872, यानी कि 1 सितंबर 1872। इसके बाद आपका बताया गया था, जो पूछा गया है कई बार, सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर कौन है, सबसे छोटा अध्याय कौन है? तो 11 और एक सेक्शन है केवल 167। इसके बाद सबसे बड़ा अध्याय पूछ सकता है, अब तक के कंपटीशन में पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा अध्याय कौन है? तो अध्याय 2 है, आपका रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगत, सेक्शन 5 से लेकर 55। इसके बाद आपका क्वेश्चन बन सकता है, कह सकते हैं कि निरसित सेक्शन कौन है जो यूपी एपीओ में बना भी था, कि रिपील सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन 2। और शेड्यूल जो था वह रिपील कर दिया गया। यूपी एपीओ में सन पूछ लिया कि किस सन में रिपील किया गया? तो 1938 1938 में
इसके बाद आपका बताया गया कि एविडेंस की कौन सी धारा अवैध है। तो इसमें आपका बताया गया कि एविडेंस की कौन सी धारा अवैध है, तो आपका जवाब रहेगा 113। और अभी तक ये क्वेश्चन केवल इंटरव्यू में बना है, प्री में भी आगे बन सकता है। इंटरव्यू में ऐसे बना है क्वेश्चन कि कौन सी एविडेंस की धारा है जिसका साक्ष्य में अब कोई महत्व नहीं है, तो वह बताएंगे 113। फिर पूछा गया किस केस में इसे अवैध घोषित किया गया, इलीगल, तो दामोदर गोवर्धन बनाम देवराम कांजी के वाद में 1876 ईस्वी में प्रीवी काउंसिल ने इसे आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। आगे आज शुरू किया जाए अगला, जो अभी उत्तराखंड में क्वेश्चन भी बना था जे में। देखिए 3-4 दिन जो होते हैं शुरुआती दौर के, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और जो उत्तराखंड में क्वेश्चन आपका बना था वह देखा जाए कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसका प्रावधान संविधान के माने किस सूची में है, किस लिस्ट में है। तो इसके लिए आपका संविधान देखना पड़ेगा। संविधान के अनुसूची 7वें में, यानी कि संविधान के अनुसूची 7 में 7 में 3 लिस्ट बनाई गई हैं। कितने लिस्ट हैं? 3। और आपका 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूची दी गई है संविधान के आपका अनुसूची 7 में। पहला यूनियन लिस्ट है, यानी कि संघ सूची है। दूसरा स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है। और तीसरा कनकरेंट लिस्ट है, यानी कि समवर्ती सूची। तो जो वर्तमान में नया क्वेश्चन बिल्कुल बन रहा है वह ये क्वेश्चन बन रहा है कि एविडेंस का प्रावधान किस सूची में है, तो आपका जवाब रहेगा कनकरेंट या समवर्ती। जो उत्तराखंड ने मॉडल चेंज किया और चेंज करके जो मॉडल बनाना शुरू किया वह एंट्री नंबर या प्रविष्टि संख्या पूछना शुरू किया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि साक्ष्य संबंधी विधि के बारे में समवर्ती सूची के किस एंट्री नंबर में प्रावधान किया गया है, तो ये भी रट कर जाइएगा किस एंट्री नंबर में, 12 में, यानी कि 12 में। अब यही आपका कोरिलेशन भी करना है और 3-4 क्वेश्चन हर हाल में और भी तैयार करना है। मैं बता दूं, एक नहीं 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार करना है। और वह 3 क्वेश्चन जो इस समय आपका भिन्न भिन्न राज्यों में पूछे जा रहे हैं, आपका तुरंत सीपीसी भी तैयार कर लीजिएगा, तुरंत आईपीसी भी तैयार कर लीजिएगा और तुरंत सीआरपीसी भी तैयार कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सीपीसी ये उत्तराखंड ही बनाया है, फिर कि जो सीपीसी है आपका ये समवर्ती सूची के किस प्रविष्टि नंबर में है, 13 में है। आईपीसी किस में है, 1 में है। और फिर आपका सीआरपीसी से क्वेश्चन बन गया कि सीआरपीसी से भी क्वेश्चन बना है। देखिए आपका यानी कि कुल मिलाकर आपका ये जानना है कि ये जो एविडेंस है ये कनकरेंट लिस्ट का विषय है, ये जानना है। और आपका कनकरेंट लिस्ट का मतलब कि यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। इसके बाद जो अगला मॉडल आपका बनता है वो देखा जाए। ये तो आपका हो ही गया। जो अगला मॉडल बनता है उसको हम देखें। अभी आपका बिहार में भी कई
क्वेश्चन बना था, यानी कि सामान्य बातों से कई क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखा जाए। जहाँ तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक ऐसा एक्ट है जो सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में इक्वल रूप से यानी कि समान रूप से लागू होता है। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिविल मामलों में लागू होता है कि क्रिमिनल यानी कि आपराधिक मामलों में लागू होता है कि दोनों में लागू होता है। तो आपका जवाब रहेगा दोनों। ये आपका राजस्थान में क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन यह ला का एब्सोल्यूट रूल नहीं है और यहाँ से भी कई राज्य क्वेश्चन बनाते हैं। यूपी, एपीओ, यूपी, ये उत्तराखंड, बिहार कई राज्यों में बना है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ सेक्शन, कुछ धाराएं ऐसी हैं जो केवल और केवल सिविल में लागू होंगी और कुछ धाराएं ऐसी हैं जो केवल और केवल आपराधिक में लागू होगी, यानी कि क्रिमिनल मामलों में। यानी कि कुछ सेक्शन केवल और केवल किस में लागू होंगे, सिविल मैटर में, और कुछ सेक्शन किस में, केवल क्रिमिनल। ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि या तो एक एक सेक्शन बन जाता है या ग्रुप वाइज दे देता है। मॉडल को अच्छे से देखिए मैं बता रहा हूँ। जो सेक्शन केवल सिविल में लागू होते हैं उसको रट डालिए। उन सेक्शनों का उल्लेख मैं कर रहा हूँ जो केवल किस में लागू होते हैं, सिविल में। देखिए आपका पहला सेक्शन 23, इसके बाद आपका 52, इसके बाद 55, इसके बाद 115, 116 और 117, यानी कि कुल 6 सेक्शन आपका केवल और केवल सिविल मैटर में लागू होंगे, क्रिमिनल में नहीं। अब क्रिमिनल मामलों में कौन कौन से सेक्शन लागू होते हैं वह भी आपको अच्छे से देखना है, उसको मैं बता रहा हूँ। क्रिमिनल मामलों में आपका अगर पूछे तो सेक्शन 30 यानी कि 30 लागू होता है। फिर आपका सेक्शन 53 लागू होता है, सेक्शन 53A लागू होता है, सेक्शन 54 लागू होता है, सेक्शन 105 लागू होता है और सेक्शन 111A यानी कि 111A। देखिए अब कहाँ कहाँ क्वेश्चन किस मॉडल से बना है, वह मॉडल भी हमें चलना है। मॉडल भी आपको बताया जाए कि किस मॉडल से कहाँ कहाँ क्वेश्चन बना है। पहला यूपी एपीओ का देखा जाए कि कौन सी धारा केवल सिविल मामलों में लागू होती है, और इनमें से एक धारा दिया है 23, तो क्या मार्क आएंगे 23। 2018 यूपीजे में आपका ये पूछा गया था 115, 116, 117 यानी कि स्टापेल के बारे में, और क्वेश्चन ये बना था आपका शुद्ध रूप से कि स्टापेल लागू होता है सिविल मैटर में, क्रिमिनल में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो स्टापेल या विबंध केवल और केवल सिविल में लागू होता है, क्रिमिनल में नहीं। ये यूपीजे 2018 में बना है। फिर बिहार में आपका बना सीआरपीसी, बिहार में 105 बना था जे में कि कौन सी धारा केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होती है। तो क्रिमिनल की लिस्ट अलग मैं बता दिया हूँ, और 105 आपका बना भी था, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें, ये 6 धाराएं केवल सिविल में, क्रिमिनल में नहीं लागू होगी, और ये 6 धाराएं केवल किस में, क्रिमिनल में, सिविल में लागू नहीं होगी।
अन्य एविडेंस की जितनी धाराएं या सेक्शन हैं उन वे सभी प्रावधान सिविल और क्रिमिनल में समान रूप से अप्लाई होंगे। ये रट्टा मार कर जाना है। अब आपका अगला मॉडल देखा जाए। जो अगला मॉडल आपका बन रहा है वो भी कई राज्यों में बन रहा है आपका, और अगला मॉडल आपका बन रहा है जो शुरुआती दौर में, वह प्रतिस्थापित सेक्शन, सब्स्टिट्यूटेड आपका सेक्शन, सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन यानी कि प्रतिस्थापित या पुनर्स्थापित धारा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है और आपका कोरिलेशन भी ज़बरदस्त किया जाएगा और कहाँ कहाँ क्वेश्चन ये बना है और कोरिलेट करके भी आपका क्वेश्चन हम बताएंगे। देखिए आपका प्रतिस्थापित धारा होती क्या है पहले ये जानना है। इसको हम एक उदाहरण से लेते हैं, शराब का उदाहरण। जैसे कि गाना भी है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, यानी कि गाना बनाने वाला ये भूल गया कि बोतल आपका निर्जीव वस्तु है और आपका शराब भी निर्जीव वस्तु है। जब ये शराब सजीव में जाएगा तब तो नाचेगा, निर्जीव कहाँ नाचेगा। लेकिन शराब और बोतल का उदाहरण से अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। देखिए यानी कि बस प्रतिस्थापित धारा का मतलब ये हुआ कि बोतल वही है और शराब क्या है, नई। यानी कि किसी बोतल में शराब भरी हो, पूरी शराब को गिरा दीजिए और उसी बोतल में, बोतल चेंज नहीं करना है, उसी बोतल में नई शराब भर दीजिए, तो इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापित। तो कानून में भी यही नियम चलेगा, याद रखिएगा कि सेक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन जो सेक्शन में पुरानी बातें हैं वे सभी बातें परिवर्तित कर दी जाती हैं। तो इस ऐसी धारा को आपका प्रतिस्थापित धारा कहा जाता है। और निश्चित तौर पे यूपी आयोग तो जे में एक क्वेश्चन बनाता ही है, अभी हम कोरिलेट करके बताएंगे। तो एविडेंस की कौन कौन सी धाराएं प्रतिस्थापित हैं और कब कब की गई, एक लिस्ट बना लेना है। देखिए इसको अच्छे से आपको तैयार रखना है। आपका सन 2000 में आईटी एक्ट द्वारा यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट द्वारा दो सेक्शन प्रतिस्थापित किए गए, 39 और 131। फिर एक बार देखिए, आईटी एक्ट द्वारा सन 2000 में दो सेक्शन प्रतिस्थापित किए गए, 39 को किया गया और 131 को। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड ने ये बनाया क्योंकि हमें लगातार क्वेश्चन का मॉडल लगातार चलते रहना है। उत्तराखंड ने ये बनाया कि कौन सी धारा प्रतिस्थापित है, तो 39 अन्य भी धारा दिया था और 131 नहीं दिया था, तो क्या मारेंगे 39। फिर आपका किस सन में प्रतिस्थापित की गई, तो सन 2000 में। किस कानून द्वारा पूछे, तो आईटी एक्ट द्वारा। और यूपी एपीओ 2015 में जो क्वेश्चन बना कि ये जो आईटी एक्ट का संशोधन है वह किस डेट से इन्फोर्स हुआ, किस डेट से लागू हुआ, तो इसको भी बता दिया जाए। यह जो संशोधन था ये 17 अक्टूबर सन 2000 से लागू किया गया। ये क्वेश्चन यूपी एपीओ 2015 में एविडेंस में बना है, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। फिर आपका 2013 ईस्वी में भी
कुछ सेक्शनों को प्रतिस्थापित किया गया और वह सेक्शन आपका 119 है और 114A। अब ये देखिए कैसे क्वेश्चन नया बन रहा है कि सन 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें 2 सेक्शनों को प्रतिस्थापित किया गया। कौन कौन से सेक्शन हैं? तो 119 और 114A। अब यहाँ 3-4 क्वेश्चन आपका बन रहा है, देखिए कैसे बन रहा है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 2013 में कौन से सेक्शन प्रतिस्थापित किए गए? दोनों आए तो दोनों मारिए, एक आए तो एक मारिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि 2013 का संशोधन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो जस्टिस JS वर्मा समिति की सिफारिश पर। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है, कई बार बना है कि यह संशोधन कब से लागू हुआ? तो 3 फरवरी 2013 यानी कि 2013। आइए अगला मॉडल हम देखते हैं। ये तो प्रतिस्थापित बना, लेकिन कोरिलेट भी हमें करना है ताकि आपका ये लगे कि हाँ मनोज सर भाई चूंकि कोरिलेशन के लिए जाने जाते हैं, अतः कोरिलेट भी करना है। अब संविदा अधिनियम में यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सी धारा प्रतिस्थापित है? ये इस बार यूपीजे में आया था, पिछली बार आईपीसी में आ गया था यूपीजे में, फिर आपका बिहार जे में सीपीसी से आ गया था। यानी कि 3 एंगल हम देखेंगे प्रतिस्थापित धारा, और आपका 3 एंगलों से हम चलेंगे। फिर आपका यूपीजी में और उत्तराखंड में टीपीए से भी आ गया था, तो कम से कम 4 एंगल देखिए। अभी आपका 2018 में पीसीएजे में ये क्वेश्चन आया था, कोरिलेट करके बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कौन सी धारा प्रतिस्थापित की गई है, तो कौन सा सेक्शन मारेंगे? आपका 28। आईपीसी में कई धाराएं प्रतिस्थापित हैं, लेकिन इसके पहले वाले जे में जो पूछा गया था ऑन धारा सेक्शन 375 पूछा गया था, ये भी याद रखिए। सीपीसी में कौन सी धारा प्रतिस्थापित है? तो 89, ये बिहार में आया, और उत्तराखंड में टीपीए में आया कि टीपीए की कौन सा सेक्शन प्रतिस्थापित है? तो 106। देखिए यहाँ से एक लाइन और बनता है आपका 89 से कुछ क्वेश्चन सीपीसी में और 1-2 बनते हैं। क्वेश्चन जो आपका झारखंड का मॉडल ये था कि सीपी और बिहार भी बनाया, फिर सीपीसी की धारा 89 किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर प्रतिस्थापित की गई? तो जस्टिस मलीमत समिति, जस्टिस मलीमत समिति। फिर ये पूछा गया था बिहार जे में कि किस सन में की गई, किस ईयर में की गई। अगर ईयर पूछे तो 1999, याद रखें किस सन में? 1999। फिर बिहार और उत्तराखंड बना दिया कि यह संशोधन कब से लागू हुआ, तो डेट भी याद रखना है 1 जुलाई 2002, यानी कि 1 जुलाई 2002 से यह संशोधन लागू हुआ। आइए अब हम एक आपका अगला जो आपका चलना है वह चलना है कि एविडेंस का निर्माण, इतिहास और निर्माण। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। इसी बार जो अगला आपको बताया जा रहा है, देखिए जब भी आप कोई भी कानून पढ़िए, मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूँ,
आप जब भी कोई कानून पढ़िए, कम से कम उसका निर्माण कैसे हुआ, क्यों निर्माण करना पड़ा और कैसे उसका निर्माण हुआ, ये जरूर आप पढ़िए, क्योंकि उससे क्वेश्चन तो बनते ही हैं, आपका नॉलेज भी बढ़ता है। और अभी आपका इसी बार बिहार जे ने ये क्वेश्चन बनाया भी था, और क्वेश्चन ये बनाया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट किसने तैयार किया। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करने वाले सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन थे। तो आइए इतिहास देखा जाए, उसके बाद इस कानून का निर्माण कराया जाएगा। यानी कि अब हमें हिस्ट्री देखना है। जब हम इतिहास देखेंगे तो इतिहास को 3 व्यू में बांटिएगा। पहला व्यू आपका प्राचीन काल से उठाइएगा, प्राचीन काल से। दूसरा व्यू आपका मुस्लिम काल उठाइएगा कि मुस्लिम काल में क्या था। और फिर आपका तीसरा व्यू हम बताएंगे आपका वह अंग्रेजों का काल। देखिए, प्राचीन काल में भारत में साक्ष्य हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार लिया जाता था, और हिंदू धर्म शास्त्रों में 4 काइंड्स के या 4 प्रकार के साक्ष्य का वर्णन किया गया है। कौन कौन से वो 4 प्रकार के साक्ष्य हैं, उसको लिख लिया जाए। वे जो 4 प्रकार के साक्ष्य हैं, इसको शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए, वह है पहला लेख्य। लेख्य हो गया, लेख्य यानी कि दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, अभी हम बताएंगे इसको, पहले लिख लिया जाए। दूसरा हो गया साक्षी, साक्षी यानी कि गवाह या विटनेस। तीसरा आपका हो गया भुक्ति, मुक्ति नहीं, भुक्ति, भुक्ति यानी कि पजेशन यानी कि कब्जा। और चौथा हो गया दिव्य, दिव्य, दिव्य यानी कि एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। पहला प्रकार है लेख्य, लेख्य यानी कि डॉक्यूमेंट, यानी कि हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। डॉक्यूमेंट को बेस्ट एविडेंस माना जाता था, यानी कि इसे बेस्ट एविडेंस माना जाता था। आज भी डॉक्यूमेंट को पेश किया जा सकता है, आज भी डॉक्यूमेंट बेस्ट एविडेंस ही माना जाता है। दूसरा विटनेस यानी कि साक्षीगण या विटनेस या गवाह, आज भी गवाहों के बारे में आपका वर्णन है। तीसरा भुक्ति यानी कि पजेशन, पजेशन यानी कि कब्जा के बारे में है, आपका पजेशन के बारे में है। और पजेशन को आज भी साक्ष्य का प्रथम दृष्टि यानी कि पजेशन को आज भी स्वामित्व का यानी कि ओनरशिप का प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टिया साक्ष्य माना गया है। इस बार यूपी एपीओ में भी आया और यूपी जे में भी, पिछली बार ये दोनों में आया है कि कौन किस धारा में यह सिद्धांत प्रतिपादित है कि कब्जा स्वामित्व का प्राइमा फेसाई या प्रथम दृष्टिया एविडेंस है। तो सेक्शन आपको याद रखना है एविडेंस का 110 यानी कि धारा 110। अगला दिव्य, दिव्य माने एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा। तो एविडेंस में आगे परीक्षा भी कराई जाएगी, 4 प्रकार की परीक्षा कराई जाएगी, वह डिटेल में बताया जाएगा। आइए मुस्लिम काल आया जाए, ये तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बताया गया। जहाँ तक मुस्लिम काल की बात है,
भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने के बाद जो मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने के पश्चात भारत में जो साक्ष्य के नियम थे वो कैसे लिए दिए जाते थे। मुख्यतः मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अनुसार साक्ष्य लिया जाता था। मुस्लिम धर्म ग्रंथों में सामान्यतः दो प्रकार के, दो काइंड्स के साक्ष्य का उल्लेख किया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री यानी कि दस्तावेजी और दूसरा ओरल। याद रखिए, ओरल एविडेंस को भी मुस्लिम विधि के अंतर्गत दो वर्गों में बांटा गया है। एक डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य और दूसरा इनडायरेक्ट या हियर से या हिंदी में अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य या अनुश्रुत साक्ष्य या श्रुत साक्ष्य। जहाँ तक मुस्लिम वेद की बात है, पुरुष और स्त्रियों में जो साक्ष्य देने की क्षमता थी, आपका एक पुरुष का साक्ष्य दो स्त्रियों के बराबर माना जाता था। यानी कि किसी मामले को साबित करने के लिए यह नियम था कि या तो एक पुरुष या एक पुरुष के बदले कितनी औरत, दो स्त्रियां होनी चाहिए। यानी कि समानता नहीं थी, और ये नहीं कि आपका एक पुरुष और एक स्त्री, समानता नहीं थी। और आपका यानी कि कुल मिलाकर मध्यकाल में साक्ष्य के जो नियम थे वह थोड़ा कह सकते हैं कि डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि इस समय निश्चित नहीं हो पा रहा था कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार साक्ष्य दिया जाए कि मुस्लिम धर्म शास्त्रों के अनुसार। और तत्पश्चात इसी समय भारत में अंग्रेजों का प्रवेश होता है और अंग्रेजों द्वारा पहल आगे की जाती है। तो अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का निर्माण कराएंगे और हम देखेंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। अंग्रेजों के काल में, जहाँ तक अंग्रेजों के काल की बात है, जब अंग्रेज भारत में आए तो सर्वप्रथम 3 प्रेसिडेंसी नगरों में इन्होंने आंग्ल साक्ष्य विधि को लागू किया, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। लेकिन आपका जिन जिन क्षेत्रों पर ये कब्जा करते गए उनके लिए अलग अलग साक्ष्य के नियम बनाते गए और साक्ष्य के कई नियम हो गए। यानी कि साक्ष्य के नियम कई हो गए। जब अंग्रेजों का पूरे भारत पर लगभग कब्जा हो गया तो अंग्रेजों ने ये सोचा क्यों न पूरे भारत के लिए एक साक्ष्य अधिनियम बना दिया जाए। तो अंग्रेज इस विषय में सोचना शुरू किए और आपका काम सौंपा गया सर हेनरी मैन को। तो सर समनर हेनरी मैन को कार्य सौंपा गया और इनको कहा गया कि एविडेंस एक्ट का एक ड्राफ्ट बनाइए, अर्थात एविडेंस एक्ट का एक खाका या मॉडल या नमूना या प्रारूप बनाइए, ड्राफ्ट। इन्होंने 1868 ईस्वी में ड्राफ्ट बनाकर और अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया। यानी कि 1868 को इन्होंने ड्राफ्ट बनाया और किसको सौंप दिया? अंग्रेजी सरकार को। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इनके ड्राफ्ट को मानने से इनकार कर दिया। क्यों इनका ड्राफ्ट अस्वीकार हो गया? क्योंकि इनका जो ड्राफ्ट था, जो एविडेंस का नमूना था, वह भारतीय परिस्थितियों के अनुसार
अनुकूल नहीं था, यानी कि भारतीय कंडीशन के क्या था, अगेंस्ट में। अब उत्तराखंड ने एक मॉडल यहाँ बनाया है, वह ये बनाया है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट भारत में बनाया था। तो किसने बनाया था, सर हेनरी मेन ने। या दूसरा, किनके ड्राफ्ट को अस्वीकार कर दिया गया, तो सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन ने किस सन में ड्राफ्ट बनाया था, तो 1868 में। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया है। सर्वप्रथम किसने साक्ष्य का ड्राफ्ट बनाया, तो क्या मारेंगे, सर हेनरी मेन। जब इनके ड्राफ्ट को अंग्रेजी सरकार ने डिनाई कर दिया, तब फिर दोबारा दूसरे व्यक्ति को दिया गया कि आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार करिए, और वह 1870 ईस्वी में सर जेम्स फिट जेम्स यहाँ से आपका क्वेश्चन बिहार में ने भी बनाया, उत्तराखंड ने भी बनाया, यूपी ने भी। मॉडल हम देखेंगे। पुनः 1870 में अंग्रेजी सरकार ने सर जेम्स फिट जेम्स स्टीफेन को नया एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट बनाने को दिया, और 1870 ईस्वी में स्टीफेन ने नया ड्राफ्ट तैयार करके अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया, और वर्तमान में स्टीफेन द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट ही हमारे यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के रूप में लागू है। तो मॉडल देखा जाए इस पर 3-4 मॉडल। उत्तराखंड ने ये मॉडल बनाया कि स्टीफेन ने किस सन में, किस ईयर में ड्राफ्ट बनाया, तो आपका क्या जवाब रहेगा, 1870, 1870। दूसरा क्वेश्चन उत्तराखंड ये बिहार और यूपी में बना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो किसने तैयार किया, स्टीफेन। पूरा नाम हम लिखे हैं, शॉर्टकट में आपका जेम्स स्टीफेन भी आ जाता है, हम पूरा नाम लिखे हैं। इसी के साथ को रिलेट करके आपको तैयार रखना है। आईपीसी का भी ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो लॉर्ड मैकाले ने किया। आईपीसी को रिलेट करते रहिए। आईपीसी का ड्राफ्ट या खाका किसने तैयार किया था, लॉर्ड मैकाले। और अगर लॉ कमीशन पूछे तो फर्स्ट लॉ कमीशन मारिएगा। यही जो इनका ड्राफ्ट है 1872 में ये बन गया कानून, और 15 मार्च 1872 को इसका निर्माण हुआ, और 1 सितंबर 1872 को यह भारत में लागू हो गया। एक स्टेट में लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में भी 2019 से इसे लागू कर दिया गया है। ये आपका अगला मॉडल बनाया गया, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपका बनता है। अगला आपका देखा जाए, कह सकते हैं कि अब आइए साक्ष्य अधिनियम की प्रकृति। अभी आपका पिछली बार बना भी था बिहार में, और कई जगह बनता रहता है कि एविडेंस एक्ट, नेचर ऑफ एविडेंस एक्ट, इसको समझने का प्रयास करिए। साक्ष्य विधि की प्रकृति या नेचर क्या है, तो नेचर के लिए कानून को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है कानून लेक्स फोरी,
और दूसरा होता है लेक्स लोसी। लेक्स लोसी। अब यही क्वेश्चन याद कर लीजिए, उसके बाद ये सब समझिएगा, पहले रट्टा मारिए। आपका कई जगह पूछा गया उत्तराखंड से लेकर बिहार तक कि इंडियन एविडेंस एक्ट कैसा ला है, लेक्स फोरी है कि लेक्स लोसी है। तो आपका क्या जवाब रहेगा? लेक्स फोरी। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक लेक्स फोरी विधि है। अब लेक्स फोरी हम अभी बता रहे हैं। फिर बिहार ने ही क्वेश्चन बनाया हिंदू लॉ पर कि हिंदू लॉ कैसी विधि है। तो जो हिंदू लॉ है वह भी लेक्स फोरी है। ये क्वेश्चन बना था। देखिए आपका हिंदू लॉ भी पूछा गया है, और हिंदू लॉ में आपका ये पूछा गया था कि हिंदू लॉ कैसी विधि है। तो आपका लेक्स फोरी ही मारिएगा। अगर यही क्वेश्चन आपका लिमिटेशन में पूछ ले कि लिमिटेशन एक्ट कैसा ला है, तो भी लेक्स फोरी है। आइए लेक्स फोरी का पहले मतलब जानिए, तब और चीज़ें बताई जाए। लेक्स का मतलब होता है ला। जब भी कोई मैक्सिम पढ़िए तो इसका भी हम उपाय आपका बता रहे हैं। मैक्सिम के एक एक शब्दों को अलग अलग कर लेना है और तब उसे पढ़ना है। देखिए लेक्स का मतलब होता है ला, और फोरी का मतलब हुआ फोरम। फोरम ला का मतलब हुआ विधि, और फोरम का मतलब होता है स्थान। लेक्स लोसी भी बता दिए। लेक्स का मतलब फिर वहीं ला, और लोसी का मतलब लोकल। लोकल हो गया तो ला का मतलब विधि हो गई, और लोकल का मतलब स्थानीय। तो ये भी लेक्स लोसी का अर्थ पूछा गया है कई राज्यों में। ये बिहार में भी आया और उत्तराखंड में कि लेक्स लोसी का मतलब क्या हुआ। तो एक शब्द देखिएगा, चार ऑप्शन रहेगा क्या? लोकल लॉ यानी कि स्थानीय विधि। अब आइए लेक्स फोरी बताया जाए। देखिए चूंकि अगला आपका क्लास जूरिस्प्रूडेंस का भी चलना है, तो भाई आपको सूचित किया जाता है कि 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, और 12:05 पर जूरिस्प्रूडेंस की क्लास शुरू होगी। फिर एक बार सूचना दे दी जाए, इसको आगे कल हम बताएंगे। जूरिस्प्रूडेंस का क्लास अभी 15 मिनट के ब्रेक के बाद चलेगा। 15 मिनट का ब्रेक रहेगा और 12:05 से जूरिस्प्रूडेंस चलेगा। धन्यवाद।